आज के दौर में इंसानों की गिरगिट से प्रतियोगिता चल रही है। परिस्थितियां बदलते ही इंसान भी रंग बदल लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी और आज लेकर उपस्थित हूं आशा शैली जी द्वारा लिखित एक बहुत ही रोमांचक कथा, कोई वीरानी सी वीरानी है। प्रस्तुत करती हूं उनकी यह मार्मिक कहानी। मुझे तो वह सब याद भी नहीं था, पर प्रदीप ने कहा तब मुझे सब याद आ गया। मैं तो बस अपने संस्कारों से बंधी डोलती थी और मेरे दरवाजे से कोई भूखा न जाए सोचकर उसे घर में जो बना था थाल भरकर परोस दिया। एक आत्मतुष्टि का शायद अहंकार ही था। हाँ, वे दिन ही ऐसे थे, बस हरियाली और सावन की बहार का आभास। कहीं कोई अभाव नहीं था, कोई कठिनाई नहीं। एक भरा पूरा खुशहाल परिवार, सेब का बाग और बस ऐश ही ऐश। श्रुति अब तनिक रुकी। ओए, ये तुझे आराम से लेटे लेटे क्या याद आ गया वो? साधना ने श्रुति को झंझोड़ते हुए कहा। मेरी तो आंख भी लग गई थी, पर तू है कि 2 मिनट भी चैन नहीं है। चल अब खोल डाल इस पिटारे को भी, देखें क्या निकलेगा इसमें से। गर्मियों की तपती दोपहरी में थोड़ी देर आराम करने की नीयत से दोनों सहेलियां पास पास लेटी हुई थीं। श्रुति का जब भी मन उदास होता वह साधना के पास आ जाती। जब से श्रुति वापस चंडीगढ़ आ गई है, साधना भी उससे मिलने जाती तो थी, पर कम ही जा पाती, क्योंकि ब्रजेश का व्यापार इतना फैला हुआ था कि उन्हें अगले पल क्या करना है इसका पता नहीं रहता था। ऐसे में उन्हें हर पल पत्नी की ज़रूरत महसूस होती। कई बार तो वे बाहर जाते हुए उसे भी साथ ले जाते। रही श्रुति, तो वह तो एकदम अकेली थी, कोई बंधन नहीं। थोड़ी बहुत पेंशन थी ही काम चलाने के लिए। अकेली जान के खर्च भी सीमित थे या उसने कर लिए थे। हाँ, स्वाध्याय तो चलता ही रहता था। कुछ पैसे बच जाते तो पुस्तकें खरीद लाती और पढ़ती रहती। वैसे तो बचपन साथ साथ गुजरा था दोनों का, पर विवाह के बाद श्रुति बहुत दूर चली गई थी। उसे पता था कि करण को पहाड़ बहुत पसंद थे, पर यह तो पता नहीं था कि अपने इस शौक के लिए वह नौकरी भी छोड़ सकता है, वह भी सरकारी नौकरी। पर हाँ, करण ने छोड़ ही दी थी नौकरी। चंडीगढ़ की आसान जिंदगी छोड़कर शिमला के दूर दराज पहाड़ पर ज़मीन खरीद ली थी और सेब का बाग लगा लिया था। श्रुति को तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। खुला आसमान, घर के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हर दिन ऊंचे उठते सेब के नन्हे पौधे जो अब फलदार वृक्ष बन चुके थे। चेरी, नाशपाती, खुमानी और आलू बुखारे के फलदार पेड़, उस पर मस्त मौलापति हंसते गाते कट रही थी। यह उम्र ही अल्हड़पने की थी। पहाड़ों की सुरम्य सुषमा में श्रुति ऐसी रच बस गई कि कुछ होश हवास बाकी नहीं रहा। लेकिन दिन एक से कहाँ रहते हैं, श्रुति के भी नहीं रहे। वे लंबे लंबे 30 साल तो जैसे पलक झपकते ही बीत गए थे कि फिर एक भयंकर वज्रपात हुआ। हमेशा की तरह सेब बेचकर चंडीगढ़ से लौटते हुए करण की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए, पर घर में झगड़े फसाद कम नहीं हुए। समय बीतने के साथ साथ बेटे बहुओं का तांडव इतना बढ़ गया कि श्रुति घर छोड़कर मायके आ गई और वहीं अलग घर लेकर रहने लगी। इस बीच क्या झेला श्रुति ने, वह कुछ इसी तरह साधना को धीरे धीरे टुकड़ों में ही पता चलता था। पर हाँ, भाग्य ही कहें इसे कि करण ने जीवन बीमा योजना के अंतर्गत एक ऐसी योजना का चयन किया था कि करण के बाद उसे पेंशन लग गई थी। अरे कहाँ खो गई बुब्बो? साधना ने श्रुति को एक बार फिर झंझोड़ा। हाँ साधना, मैं तुझे वही तो बता रही थी। कभी कभार कोई दबी हुई टीस फिर उभर आती है
और मेरे ये पिटारे साधना के अलावा किसी और के सामने तो खुल भी नहीं सकते। एक बात बता श्रुति, ये प्रदीप तो शायद वही पंडित है ना जो तुम्हारे घर दुर्गा सप्तशती का पाठ और दूसरे कर्मकांड किया करता था। करण ऐसे पूजा पाठ में मित्रों और परिचितों को सोत्साह बुलाया करते थे। साधना भी 2 बार नवरात्र पाठ में आई थी, इसीलिए शास्त्री से परिचय था उसका। हाँ है तो वही, पर क्या, उसे तो तुम लोग शास्त्री जी कहते थे ना। फिर यह प्रदीप? हाँ साधना, वह कर्ण के रहते ही शास्त्री था, काशी का पढ़ा हुआ विद्वान ब्राह्मण। लेकिन कर्ण के जाने के बाद वह बस एक पुरुष मात्र रह गया। श्रुति ने घृणा से मुंह बिचका दिया। सिर्फ प्रदीप कुमार शर्मा, अध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल, डांडसा। क्या कह रही हो? यह तो आज पहली बार सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। ऐसा क्या हुआ था? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कहानी सुना रही हूँ? बताओगी या बस पहेलियां ही बुझाती रहोगी? साधना उठकर बैठ गई, लेकिन श्रुति अभी भी आंखें बंद किए, पीठ दीवार से टिकाए, अधलेटी अवस्था में जैसे सपना देख रही हो। फिर बोलने लगी। आंसू की 2 बूंदें उसकी बंद आंखों से ढलक आई थीं। धीरू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए वह गाड़ी छोड़कर भाग गया था। अब वह बिल्कुल खाली था, ऊपर से पत्नी और 2 बच्चे, सो कुछ तो करना ही था। फिर एक दिन शहर से करण के एक मित्र का बेटा जनक हमारे बेटे के साथ आया था। बच्चों के दोस्त आते ही रहते थे, कोई नई बात तो नहीं थी। जनक कहने लगा, चाची जी, हमारे पड़ोस में एक दुकान खाली हुई है, आप कहो तो धीरू वहाँ दुकान कर ले। मैंने कब मना किया है, कर लेना। मैंने बेटे की तरफ देखा तो वो कुछ नहीं बोला। जवाब फिर जनक ने ही दिया। तो कल चलकर आप उसे कुछ एडवांस दे देते, इसके पास क्या है, आपको माल डालने के लिए भी तो देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, पर इसे सिफारिश की ज़रूरत क्यों पड़ी? डर गया था शायद आप मना कर देंगे। हाँ, यह सच था कि कुछ समय पहले ही उसने ट्रक में भारी नुकसान किया था, इसलिए मैं नाराज़ थी। फिर भी मैंने 50,000 की एफडी तोड़कर बेटे की दुकान खुलवा दी। दुकान अच्छी चल निकली तो कामिनी और बच्चे भी शहर चले गए थे। फिर भी 2-4 दिन के बाद गांव आ ही जाते और पूजा पाठ, व्रत, त्योहार के लिए गांव के घर का ही उपयोग होता, क्योंकि घर बड़ा था और वहाँ हर तरह की सुविधा भी थी। सचमुच तेरा घर तो ब्रजेश को भी बहुत पसंद था। इन्होंने तो मोड़ से तेरा घर दिखाई देते ही कहा था, यह शायद कोई सरकारी रेस्ट हाउस है। जब मैंने इन्हें बताया कि वह तो तुम्हारा घर है तो ब्रजेश बहुत खुश हुए थे, याद है? हाँ, जीजा जी ने बहुत तारीफ की थी हम दोनों की पसंद की। सच साधना, क्या दिन थे न वे दिन भी। श्रुति सीधी होकर बैठ गई। चाय हो जाए साधना, जा बना कर ला तू ही। फिर श्रुति जल्दी से 2 कप चाय बना लाई और दोनों बिस्तर पर बैठकर ही चाय पीने लगी। तू अब रास्ते से भटक रही है, तू तो प्रदीप शास्त्री की कथा कह रही थी और तुझे घर याद आ गया। क्यों? हाँ, पिटारा खुल गया तो उसमें बंद जीव जंतु भी निकलेंगे ही। श्रुति फीकी हंसी हंसकर बोली, तुम्हें पता ही है ना, हमारा सेब का बाग जिस ऊंचाई पर है वहाँ अच्छी खासी बर्फ पड़ती है, तो आंगन में बैठकर धूप सेकना अच्छा लगता है। हाँ, वह तो स्वाभाविक ही हुआ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि उस दिन भी घर में नियम के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था। 4 अध्याय समाप्त करके वह बाहर आंगन में रखी कुर्सी पर मेरे सामने आ बैठा। मैं पहले से हल्की धूप का आनंद ले रही थी। थोड़ा असहज होने के बावजूद मैं बैठी रही। रसोई आंगन के साथ होने से भीतर की आवाज़ बाहर तक सुनाई देती थी। अब यह नाटक इनका झेलो पूरे 9 दिन। बनी है बड़ी देवी की भक्त, बहू है ना नौकरानी, करेगी सारा काम झक मार कर। कामिनी भीतर से ही बड़बड़ा रही थी। वह शायद मुझे सुना रही थी। हालांकि पाठ
उसके खसम ने ही रखवाया था, मैंने नहीं। उसकी बात शास्त्री के कान में भी पड़ गई थी। यह उसकी शक्ल से पता चल रहा था। मैंने बात आई गई करने के लिए नौकर को आवाज़ दी, माघी, मेरे और शास्त्री जी के लिए 2 कप चाय बना ला, बाकी जिसे पीनी हो पूछ ले। जी माँ जी। मैंने गुरुजी को उठते देख लिया था। माघी 2 कप चाय लिए हाजिर था। कामिनी भी स्वयं को समर्पित दिखाने या फिर धूप का आनंद लेने के लिए चाय लेकर बाहर आ बैठी थी। माहौल को सहज करने के लिए बात शास्त्री ने ही छेड़ी थी। कामिनी जी, आपको शायद पता नहीं, बाबूजी के रहते बड़ा रौब था इनका। मैं आपकी सास जी से पहली बार जब मिला तो मैं बेहद डरा हुआ था। दरअसल मैं काशी से शास्त्री का कोर्स करके आया ही था कि मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई और फिर पिताजी ने मुझे सेब की फसल समेटने के काम पर लगा दिया। उस दिन मैं आपकी दुकान पर सेब भरने के लिए पेटियां लेने आया था। स्कूल की छुट्टी के बाद सीधा ही यहाँ आ गया था। दुकान पर भीड़ बहुत थी, सो दिन भर भूखा रहना पड़ा और काम भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी भीड़ देखकर मुझे लगा आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं बस यही बात किसी से कह रहा था जो आपकी सास जी ने सुन लिया। थोड़ी ही देर में आपका नौकर आकर कहने लगा, आपको घर में बीबी जी बुला रहे हैं। बस मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई है। किसी दुकान पर सामान लेने जाओ तो घर पर बुलाहट के कोई अर्थ नहीं होते, जबकि घर में आपका किसी से परिचय भी न हो। पर इन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे हाथ धुलवाकर तुरंत ही मेरे सामने भोजन की थाली परोस दी। मैं हैरान था, फिर भूख भी लगी थी। स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाकर खाना और खाकर लौटना संभव नहीं था। इन्होंने भोजन करते समय मुझे बताया कि जब मैं साथ खड़े आदमी से कल भूखे रहने की बात कह रहा था तो ये ऊपर खिड़की में खड़ी सुन रही थी। इन्होंने यह भी कहा कि यह सब इनके लिए एक गाली जैसा है कि कोई घर से भूखा चला जाए। बाबूजी ने तो मेरा परिचय बाद में लिया, पर आपकी सास ने पहले मेरी कुंडली देख डाली। ये ऐसी ही हैं। कामिनी चाय के खाली बर्तन उठाकर भीतर चली गई तो प्रदीप शास्त्री ने दाद तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह शायद मेरा पक्ष लिए जाने की प्रतिक्रिया देख रहा था, पर तब तक मैं उसकी नीयत को अच्छी तरह समझ चुकी थी और उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकने की तरकीबें सोच रही थी। पाठ समाप्त हुआ तो सब लोग वापस शहर लौट गए, लेकिन शास्त्री का आना जाना बदस्तूर जारी था। वह बस से हमारे ही दरवाजे पर उतरता, हालांकि इससे अपने घर जाने के लिए उसे पैदल अधिक चलना पड़ता था, लेकिन इसका उस पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। प्रदीप की पौ 12 थी। बाजार जाकर मेरे बच्चों से सेवा कराता और गांव में भी हाजिरी देने से नहीं चूकता। वहाँ मेरी बहू का विश्वास जीतकर उनसे भेद निकलवाता और आकर मुझे बताता, जिससे मैं उसे अपना समझूं और गेंद उसके पाले में आ गिरे। पर बच्ची तो मैं भी नहीं थी। वह जितना मेरे निकट होने का प्रयास करता, मुझे उतनी ही अधिक खींच होने लगती। इधर गांव की औरतें भी प्रदीप का नाम लेकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगीं, तो मैंने सारी पूजा पाठ बंद कर दी। बेटे से साफ कह दिया, जो करना है वहीं अपने घर पर करो। पहाड़ में गांव की औरतें इसे मामूली शगल के तौर पर लेती हैं, इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता था, पर मुझे अब यह शगल चुभने लगा था। उस दिन कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी थीं कि शास्त्री को आता देखकर एक बोली, चलो भाई, चलना चाहिए अब। पर मैंने उनको पकड़कर बैठा लिया और हमारी बातें बदस्तूर जारी रहीं। उन सब के सामने उसे लज्जित करने के लिए शास्त्री को मैंने बैठने को भी नहीं कहा और न पानी को ही पूछा। वह अपने आप रसोई में जाकर पानी पीकर आ गया और चुपचाप घर की सीढ़ियाँ उतर गया। फिर एक दिन मौका देखकर मैंने उसे कह ही दिया, शास्त्री जी, यहाँ मत आया करें आप, लोग बातें बना रहे हैं। तो वह बेशर्मी से हंसता हुआ बोला, तो सच कर दो ना तुम। उसके मुख से तुम सुनकर एक बार की मेरा दिमाग चकरा गया। वैसे भी वह आयु में मुझसे छोटा ही था, पर मुझे उसके इरादे अच्छी तरह नज़र आ रहे थे। वह मेरी तरफ बढ़ता, इससे पहले ही मैं झपट कर दरवाजे से बाहर निकल आई
और आंगन में खड़ी होकर हाँफने लगी। शोर मचाने का कोई मतलब ही नहीं था। कौन आता मेरी मदद करने को? वह गांव का पूजनीय था। अब मेरे लिए बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य था। वह भी बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और मुझे ऊंच नीच समझाने के साथ मेरा भविष्य सुरक्षित करने के वचन भी देने लगा। तो मैंने कहा, मुझे समय दीजिए, अभी आप जाइए, मेरा मन अशांत है। क्या बच्चों का आना जाना बंद हो गया था? साधना ने पूछा। आते थे कभी कभार फसल के काम से, तब उनके शास्त्री जी भी रोज़ ही आ जाते और सेवा करवाते। ऐसे ही एक दिन जब बेटा बहू दोनों मेरे कमरे में बैठे थे तो मैंने कहा, बेटा, शास्त्री को ज़्यादा मुंह मत लगाओ, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। मैं नहीं चाहती कि गांव में बेमतलब चर्चा हो। मेरी बात का कामिनी ने भी तत्काल समर्थन किया, लेकिन 3-4 दिन बाद ही शास्त्री फिर आ धमका। कहने लगा, आज मैं रामपुर गया था। मैं कुछ नहीं बोली तो कहने लगा, पानी भी नहीं मिलेगा क्या? मैं फिर भी नहीं उठी तो वह अपने आप जाकर पानी का गिलास भर लाया। आज तो आपकी बहू ने बहुत सेवा की मेरी। गोभी के पराठे पर खूब सारा मक्खन और गिलास भरकर दूध, वह भी मलाई डाल कर दिया। मैं फिर भी नहीं बोली तो कहने लगा, आपने क्या बहू वगैरह से मेरे बारे में कुछ कहा था? वह कह रही थी कि मम्मी आपकी शिकायत कर रही थी। कहकर उसने मुझे ऐसे देखा कि मेरे तन बदन में आग लग गई। तुम क्या समझती हो कि वे कुछ समझते नहीं हैं? वह फिर तुम पर उतर आया। आपने अपनी बात कह दी ना, अब आप जा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं खींच गई थी। अभी वह कुछ और कहता कि गांव से कोई आ गया तो उसे उठना पड़ा। शायद लोग मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाह रहे थे, पर दरवाजे सपाट खुले थे और मैंने आगंतुक का स्वागत ही किया क्योंकि यह मेरे हित में था। पर इस घटना के बाद मैं कई दिन डरी सहमी रही। एकदम नितांत एकांत में पुराना मकान। रात को कोई 2 धक्के दे तो दरवाजे हाथ में होंगे, परंतु ईश्वर की कृपा रही कि ऐसा नहीं हुआ। उसके थोड़े दिन बाद ही सेब का सीज़न शुरू हो गया और सब लोग गांव आ गए। अब कोई डर वाली बात नहीं थी। इस बार कामिनी ने गांव से सती नाम की एक लड़की को घर के काम के लिए रख लिया था। सेब तोड़कर लकड़ी की पेटियों में भरने और ट्रक में भरकर मंडी भेजने तक दिन रात का काम होता और मजदूरों का खाना भी बनाना पड़ता। कामिनी की मेरे साथ अक्सर ही बोलचाल बंद रहने लगी थी, सो इस बार भी अबोला चल रहा था। मैं कुछ सामान लेकर बाजार जा रही थी कि सती बोली, नानी, मुझे भीतर की बनियान वगैरह ला देना, नहीं है मेरे पास। ठीक है, कहकर मैं बाहर निकल आई। दुकान पर आई तो वहाँ कामिनी ही थी, क्योंकि घर पर सेब भरे जा रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे सती के लिए एक जोड़ी अंडरगारमेंट्स निकाल कर लिफाफे में डाले और बाजार का काम निपटाकर घर लौट आई, पर लड़की को सामान देना भूल गई। शाम को कामिनी भी घर आ गई। बाजार बंदी का दिन था। सुबह सवेरे ही शास्त्री जी भी पधार गए। फसल का काम लगभग समाप्त हो चुका था। अब ट्रक की प्रतीक्षा हो रही थी। रसोई इस ओर से मेरे कमरे के साथ लगी हुई थी, इसलिए धीरू और शास्त्री वहीं बैठकर जलपान करने लगे। मैं शायद नाश्ता कर चुकी थी और कुछ लिख रही थी। नाश्ते से निपटकर धीरेंद्र बोला, आप कल दुकान पर गए थे क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वहाँ से आप अंडरगारमेंट्स निकाल कर लाए थे? उसका दूसरा सवाल था। हाँ, पर तू यह क्यों पूछ रहा है? आपको शर्म तो नहीं आई होगी ना, अपने आप किसी दुकान से सामान निकालते हुए? क्या बक रहा है रे? मैं माँ हूँ तेरी। मैं हक्की बक्की उसका मुंह देख रही थी और शास्त्री प्रदीप कुमार सिर नीचे करके मुस्कुराहट बिखेर रहा था। यह देखकर पूरे बदन में आग ही लग गई मेरे। तभी मेरे सुपुत्र के मुख से फिर फूल झरे। ऐसे तो कोई भी आकर दुकान से सामान उठाकर चलता बनेगा, मांग नहीं सकते थे? नहीं, क्योंकि हमारी बोलचाल बंद थी। तो मैं आ जाता, मुझसे मांग लेते, मर तो नहीं रहे थे इतनी जल्दी। मैं तुमसे अधो वस्त्र मांगती, अपने बेटे से? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं मारे गुस्से के थर थर कांप रही थी।
मेरी आंखों से आग निकल रही थी। सच साधना, उस समय मैं इतना अधिक बौखला गई थी कि शायद मैं हत्या भी कर सकती थी। लड़की सती रसोई के दरवाजे में हक्की बक्की खड़ी थी। बहू रानी आराम से रसोई में बैठी तमाशा देख रही थी और वह हराम की औलाद प्रदीप कुमार बड़े ही व्यंग्य से मुझे चुनौतीपूर्ण नज़रों से देख रहा था, जैसे उसके सामने मेरा अपमान होना ही चाहिए था। मैं अपनी जगह से उठी और पर्स में से अंडरगारमेंट्स का लिफाफा निकालकर धीरेंद्र के मुंह के सामने जोर से ज़मीन पर पटकते हुए बोली, ये ले और ले जाकर अपने बाप के साथ फूंक आ। साथ साथ उसको यह भी कहकर आना कि इस माँ को भी अपने साथ ले जा। क्यों छोड़ गया कमीनी औलाद के पास, जिसके पास सिर्फ कान है, न तो दिल है और न दिमाग। अरे मैं यह सब तेरी बीवी की नौकरानी के लिए उसके मांगने पर ही लाई थी। और मैं छाती पर दोहत्तड़ मारकर रोने लगी तो वे सब के सब खिसिया कर बाहर निकल गए। अपने कमरे का दरवाज़ा मैं बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि रसोई घर में जाने का वही रास्ता था। पर मैं 3 दिन चुपचाप पड़ी रही, बिना खाए, पर एक फैसला ले चुकी थी। हालांकि मैं जानती थी कि सारी फसल चली गई तो साल भर क्या होगा, पर कुछ तो करना ही था। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो आया था, पर मैंने कोई दवा नहीं ली। कभी कभी उठकर बस चाय बना लेती थोड़ी सी। धीरू और शास्त्री की हिम्मत नहीं हुई फिर मेरे सामने आने की। 3 दिन बाद धीरू मेरे सामने खड़ा था। मैं सेब लेकर दिल्ली जा रहा हूँ। उसका सिर झुका हुआ था। काम खत्म हो गया? मैं 3 दिन बाद बोली थी। हाँ जी। सारे सेब तोड़ लिए या हैं? नहीं, सारा काम हो गया है। लेबर का हिसाब भी हो गया है। बच्चे आपके पास हैं, दवाई लेते रहना। ऐसा करो, अपने बाल बच्चों को भी साथ ले जाओ और फिर कभी इधर मत आना। मैं अपना काम चला लूँगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ जाऊँ आपको? अपनी हालत तो देखो, सती भी काम छोड़ गई है। मैंने कहा ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जाओ। वह देर तक इस कोशिश में रहा कि मुझे मना लेगा, लेकिन मुझ पर असर होता न देखकर उसने कामिनी को चलने का संकेत किया। मैंने रसोई में जाकर देखा तो कुकर भर खिचड़ी पड़ी थी। उठाकर उनके सामने ही खेत में फेंक आई और दरवाजे बंद कर लिए। दूसरे दिन सुबह ही सती आ गई थी। वह रोने लगी और कहने लगी, नानी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आंटी अंकल ऐसा करेंगे आपके साथ। वह घर से मेरे लिए खाना बना कर लाई थी। 3 दिन से अन्न पेट में नहीं गया था, बहुत जोर की भूख लगी थी। यह थी वरिष्ठ साहित्यकार आशा शैली जी द्वारा लिखित एक कहानी, कोई वीरानी सी वीरानी है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह सामयिक रचना आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।